अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए whom do you prefer, आप जिंक कोटिंग को प्रेफर करोगे या फिर आप टिन कोटिंग को प्रेफर करोगे? तो बच्चों इसका आंसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट क्रोयन। हमने देखा था कि हम आयरन को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो रस्ट ना करे। आज हम देखेंगे फिजिकल एप्लीकेशंस कि कौन कौन से ऐसे 2 बेसिक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम जनरली तौर पर आयरन को प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग से। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे व्हाट आर physical methods from prevention of corrosion। इसके अंदर बेसिकली हम 2 पॉइंट्स देखेंगे। एक है जिंक कोटिंग जबकि दूसरा है टिन कोटिंग। आज हम ये 2 पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरह हम फिजिकली एक आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। सबसे पहले हम देखेंगे जिंक कोटिंग। जिंक कोटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका दूसरा नाम बताती हूं। जिंक कोटिंग को गैल्वेनिजिंग भी कहा जाता है। गैल्वेनिजिंग जो है बच्चों सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है क्रोयन प्रोटेक्शन के लिए। सबसे बेस्ट मेथड ये है, ठीक है। ये क्या करता है? बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि इसने शील्ड करना होता है आयरन को। किससे आयरन को शील्ड करना होता है? फ्रॉम रस्टिंग, ताकि जो आयरन है हमारे पास वो रस्ट ना हो सके और खराब ना हो। अब इसके अंदर बेसिकली प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व होता है? ये इन्वॉल्व करता है प्रिंसिपल थिन लेयर ऑफ जिंक। इसको हम जिंक कोटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने थिन लेयर ऑफ जिंक जो होती है वो आयरन के ऊपर क्या करनी होती है? अप्लाई करनी होती है। अब जो आयरन की लेयर है वो डायरेक्टली क्या होती है? एक्सपोज्ड नहीं होती है एटमॉस्फेयर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जिंक का कवर आ जाता है, ठीक है। जिंक जो होती है उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लेती है, इसलिए जो आयरन होता है हमारे पास वो ज्यादा एक्सपोज नहीं होता इन्वायरमेंट के लिए। अगर हम इसका मेथड चेक करें तो बच्चों इसका मेथड होता है हॉट डिप गैल्वेनिजिंग का। गैल्वेनिजिंग जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है कोल्ड डिप जबकि एक होती है हॉट डिप। जो जिंक की होती है वो होती है थ्रू हॉट डिपिंग, मतलब कि आप उसके अंदर डिप करते हो। ये मैं बताती हूँ कैसे होती है हॉट डिपिंग और कोल्ड डिपिंग। बेसिकली हॉट डिप के अंदर क्या होता है कि आपने आयरन को, जो आपके पास आयरन की एक शीट है उसको आपने क्या किया है, उसके ऊपर से आपने अपनी तमाम इंप्योरिटीज जो हैं वो क्लीन की हैं। आयरन की इंप्योरिटीज क्लीन करने के बाद मतलब कि आपने आयरन की सरफेस को अच्छी तरह साफ किया। अब साथ साथ आपने क्या करना है, जब आप आयरन की सरफेस को साफ कर रहे होगे तो आपने एक बाथ लेना है। मींस बात से मुराद यहाँ पर यह कि आप कोई फ्लास्क ले सकते हो। एक स्मॉल आयरन की प्लेट ले रहे हो तो उसके अंदर हम हिसाब से एक फ्लास्क ले लेते हैं, वरना इंडस्ट्रियल स्केल पर ये होता है और बड़े बड़े कंटेनर्स पर ये होता है, ठीक है। तो आप बात लेते हो, इसके अंदर आपने क्या रखना है? इसने आपने जिंक का सोल्यूशन रखना है। मीन जिंक मोल्टन फॉर्म के अंदर। मोल्टन फॉर्म क्या है? हॉट, ठीक है, मीन कि वो मेल्ट हुआ हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, जो आयरन की आपने शीट ली है उसको आपने इसके अंदर डिप कर देना है, जो कि हमारे पास क्या होगी? हॉट डिप गैल्वेनिजिंग। और कोल्ड डिप इन गैल्वेनिजिंग की सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? वो है पेंटिंग। मींस पेंट कर रहे हो आप किसी आयरन शीट को तो वो एक कोल्ड डिप गैल्वेनिजिंग की एक एग्जांपल है। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं आयरन के ऊपर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे वो बार बार आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई वी यूज जिंक टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनिजिंग हम क्यों करते हैं? बेटे इसके अंदर एक मेथड इन्वॉल्व होता है जिसको कहा जाता है
सैक्रिफिशियल एनोड्स का मेथड। सैक्रिफिशियल एनोड बेसिकली वो मेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं किस चीज के लिए, आयरन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम क्रोजन, और जो जिंक है वो एक्ट करता है एज अ सैक्रिफिशियल एनोड। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग के अंदर ये प्रिंसिपल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमने यहां पर चेक करनी होती है रिएक्टिविटी। अब हमें पता है कि जो क्रोजन होती है वो बेसिकली या तो आयरन पर होती है या फिर स्टील पर होती है, और हम यहां पर गैल्वेनाइजिंग के अंदर किसकी कोटिंग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जिंक की। ठीक है, अब जिंक जो है वो इन रिस्पेक्टिव टू आयरन और स्टील ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब इसकी रिएक्टिविटी इन दोनों को कैसे इन्फ्लुएंस करती है कि ये दो चीजें रस्ट नहीं हो पाती हैं। बच्चों, इसका की प्रिंसिपल ये है कि जब जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन दैट ऑफ स्टील और आयरन, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता है या फिर जो सारी कंडीशन जो कि आयरन को रस्ट कर रही होती हैं वो इफेक्ट कर देती हैं जिंक को। मींस जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो जिंक ऑक्साइड बना देता है। जिंक ऑक्साइड बनाने के बाद जो जिंक की सरफेस होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिंक अच्छी तरह अपने अंदर जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास मॉइस्चर होता है उसको अच्छी तरह अब्जॉर्व कर लेता है। जब वो उस मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेता है तो इतना टाइम ही नहीं बचता है कि वो जाए और प्रेसिपिटेट हो सके, पेनिट्रेट कर सके आयरन की शीट के ऊपर या स्टील की शीट के ऊपर। अब अगर हम सेकेंड मेथड देखें तो उसका नाम है टिन कोटिंग। जैसे हमने जिंक कोटिंग को गैल्वेनाइजिंग कहा था, इसलिए टिन कोटिंग को टिनिंग कहा जाता है। सेम एज दैट ऑफ जिंक कोटिंग, टिन कोटिंग भी वैसे ही होती है। सबसे पहले आप एक आयरन शीट लेते हो, इसको करते हो प्रॉपरली क्लीन, क्योंकि जब भी किसी सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटीज होंगी ना तो क्या करेंगी, वो इतनी अच्छी तरह मेटल्स को आपस में इंटैक्ट नहीं करेंगी। बेसिकली जो हॉट डिपिंग का फंक्शन होता है ना, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई। जो हॉट डिपिंग का फंक्शन होता है गैल्वेनाइजिंग के अंदर या फिर टिन कोटिंग के अंदर, इसके अंदर भी आप हॉट रोलर से पास करते हो अपने एक आयरन शीट को। इसका फंक्शन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन क्रिएट हो जाता है जिंक के अंदर और आयरन के दरमियान। वो आपस में इतना स्ट्रांगली बॉन्ड बना लेते हैं कि वो इतनी आसानी से उसकी सरफेस के ऊपर से जा नहीं सकता। ठीक है, वो काफी स्ट्रांगली वो इंटैक्ट कर देते हैं अपने साथ, आयरन ये हो या स्टील हो, जिंक या टिन के साथ। इसलिए जो होता है हम ये प्रेफर करते हैं कि हम रेदर देन पेंटिंग, हम अपने कोई बार को या साइकिल चेन्स को पेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं कि हम उनको हॉट डिपिंग गैल्वेनाइजिंग के अंदर या हॉट रोलर से पास आउट कर दें अपने आयरन की शीट्स या स्टील की शीट्स को, ताकि हमारे पास क्रोजन के जो चांसेस हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो जाएं। ये की फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को, आयरन को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम क्रोजन। अब हम इधर बात कर रहे थे कि किस तरह हम जो टिन कोटिंग होती है वो कर रहे होते हैं। प्रॉपरली क्लीन करना है आपने अपनी सरफेस को। क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस सरफेस को पास करवाना है आयरन की शीट को फ्रॉम हॉट रोलर्स। सी मैंने अभी बता करती हूँ क्यों हमने हॉट रोलर से पास आउट करवाना है। इस चीज को हमने इसको हॉट रोलर से पास आउट करवा देना है, तो अच्छी तरह यूनिफॉर्मली तौर पर जो टिन होगा वो इसके ऊपर अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा। अगर बच्चों हम इसके एडवांटेजेस पढ़ लेना कि हमारे पास इन फिजिकल मेथड्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात ये कि ये रिलायबल सोर्सेज हैं, रिलायबल मेथड्स। ठीक है, दूसरी बात इनकी ड्यूरेबिलिटी, ये अपनी बुक पे देख सकते हो कि बुक पे नहीं गिवन है। नंबर थर्ड पर आता है एक्ट एज फिजिकल बैरियर्स बिटवीन आयरन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये इसके 3 फीचर्स हैं जो कि इनको फिजिकल मेथड के अंदर प्रायोरिटाइज करते हैं। ये सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड्स हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मींस ये काफी लॉन्ग टाइम स्पेन तक रहते हैं। और नंबर थर्ड पे कि फिजिकल बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं आयरन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान। क्यों? ताकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा जल्दी इनको इन्फ्लुएंस ना करे आयरन शीट्स को, वो करे भी तो जिंक या टिन को ही करे। ठीक है, वो इनको इफेक्ट ना करे। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक
ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनिजिंग, इसको कहा जाता है गैल्वेनिजिंग। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड बाथ एंड देन हीटिंग इट। आप जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो या फिर आप अकेला जो होता है हमारे पास जिंक मेटल भी ले सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, आप उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो मेल्ट करके। आफ्टर दिस आयरन शीट इज रिमूव्ड, रोल्ड इनटू मोल्टन जिंक मेटल बाथ एंड फाइनली एयर कूल्ड। एडवांटेज ऑफ गैल्वेनिजिंग इज दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट द कोरोजन इवन आफ्टर द कोरोजन सरफेस इज ब्रोकन, क्योंकि उसके दरमियान वो इतना स्ट्रांगली बैरियर क्रिएट करता है कि जिंक जो सरफेस है खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आयरन को वो रेस्ट नहीं होने देता। टिन कोटिंग, it involves the dipping of the clean sheet of iron in a bath of molten tin and then passing it through hot rollers. Such sheets are used in the beverage and food cans. The tin protects the iron only as long as its protective layer remains intact. Once it is broken and the iron is exposed to the air and water, a galvanic cell is established and the iron rests happily. अगर आपसे बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाए, whom do you prefer, आप जिंक कोटिंग को प्रेफर करोगे या फिर आप टिन कोटिंग को प्रेफर करोगे, तो बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस चीज को प्रेफर करोगे और क्यों करोगे। बच्चों इसका आंसर ये है कि आप जिंक कोटिंग को प्रेफर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जिंक ने इतना स्ट्रांगली इंटैक्ट किया है किसके साथ, आयरन या स्टील शीट्स के साथ, कि उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आए और आके इन्फ्लुएंस कर सके आयरन शीट्स को। ठीक है, और उसके अलावा जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन दैट ऑफ आयरन और स्टील। तो जो जिंक ऑक्साइड वो बनाता है आफ्टर गेटिंग इन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को, ये दूसरे जो हमारे पास एसिड्स बन रहे हैं, कार्बोनिक एसिड्स बन रहे हैं, उनको कोशिश ही नहीं मिलती, उनको जगह ही नहीं मिलती कि वो जा सके और आयरन को जाके इफेक्ट कर सके और उसको रस्ट कर सके। तो जो जिंक कोटिंग होती है वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है अगर आपने आयरन को मुकम्मल तौर पर रस्ट होने से बचाना है। और उसके अलावा बच्चों जिंक का तो हमने बता दिया कि जो जिंक होता है, मैं कलर यहाँ पर चेंज करती हूँ ताकि आपको जरा विजिबल हो। पीच मेरा फेवरेट कलर है तो मैं यही कलर हर बार डाल देती हूँ इसके अंदर। हम ले लेते हैं रेड कलर। जिंक का तो मैंने आपको बता दिया है कि जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन दैट ऑफ आयरन एंड स्टील। इस वजह से क्या करता है कि वो जिंक ऑक्साइड आउटर सरफेस से बना लेता है और मौका नहीं मिलता कि जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस कर सकें आयरन और स्टील को। लेकिन जो टिन होता है ना बच्चों, वो लेस रिएक्टिव होता है देन दैट ऑफ, किसके थ्रू, देन दैट ऑफ आयरन एंड स्टील। इस वजह से क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा क्रैक आता है या थोड़ी सी हमारे पास टिन के ऊपर क्या होती है, रस्टिंग होती है, टिन भी रस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिंक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करता है, बना लेते हैं ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी लेयर भी जो होती है वो खराब हो जाती है। जब उसकी लेयर भी खराब हो जाती है तो जो आयरन होता है वो हमें मुकम्मल तौर पर नजर आना पड़ता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और ये मुकम्मल तौर पर रस्ट हो जाता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है ना टिन का, वो ये होता है कि हम इसको ना फूड आइटम्स में यूज करते हैं। मैंने कल भी आपको टिन पैक्स की एग्जांपल दी थी, उसकी एग्जांपल यही थी कि हम टिन को ज्यादा यूज करते हैं फूड आइटम्स के लिए, क्योंकि इसके पास टाइम होता है कि जल्दी जल्दी ये रस्ट कर सके। इसका इतना कोई लंबा टाइम नहीं होता, ये जल्दी जल्दी रस्ट कर जाता है और इसके साथ साथ ये ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ को इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता। लेकिन अगर आप आयरन डायरेक्ट ले रहे हो तो वो आपको बहुत ज्यादा हार्म करेगा। इसलिए जो हमारे पास जो केमिस्ट काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम टिन के सब्सटेंसेस लें, टिन मेटल लें और उसको जाके फिर कोट करें अपने आयरन के ऊपर। आयरन भी रहे लेकिन टिन की कोटिंग भी ऊपर हो जाए ताकि आयरन जो है वो हमें इतना ज्यादा इफेक्ट ना कर सके। और अगर हम जिंक की बात करें कि जिंक किसके अंदर यूज होता है, तो बच्चों जिंक जाहिर बात है जब उसकी एक प्रॉपर्टी इतनी हायर है कि वो ज्यादा रिएक्टिव देन ऑफ आयरन और स्टील, तो हम इसको जाहिर बात है हम इसको यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करेंगे, साथ इसको हम होम के अंदर यूज करेंगे। होम के जब होम हम अपने घर बना रहे होते हैं हम वहां यूज करेंगे, हम कोई बार्स लगा रहे हैं वहां यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम जिंक कहाँ यूज करेंगे, जिंक को हम यही यूज करेंगे हमारे पास आउटडोर एप्लीकेशंस आ रही हैं, मींस के हम ब्रिजेस के लिए या फिर लैंप पोस्ट के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके बिजली के खंभे होते हैं या स्ट्रीट लाइट लैंप्स होते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने यही कोटिंग की होती है। ठीक है, ताकि बारिश आए, कुछ भी आए, फोग हो, स्मोक हो, तो वो इतनी जल्दी रस्ट ना कर सकें। ओके बच्चों, आई होप सो कि आज आपको लेक्चर की अच्छी तरह मत समझ आई होगी। मैंने बुक से बहुत कम आपको बताया क्योंकि बुक के ऊपर बहुत थोड़ा लिखा हुआ था। और अगर आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि फिजिकल मेथड्स क्या क्या हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर आपको मार्क्स मिल सकेंगे। तो मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, आप इसके नोट्स बनाएं और इसको अच्छी तरह अपनी बुक के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी मान लीजिए।